अपने बारे में आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का अगर इंट्रोडक्शन दे पाए। मेरा नाम रिंकू भी है। ऑडियंस को नहीं पता कि मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ, विद अल्फा ग्रेड अंडर ऑफिसर था और बेस्ट राइफल शूटर था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता मेरे नाम के आगे लगता है ना अजीत BBP। मेरा फर्स्ट क्रिएट किया गया है डांस टाइप, आज भी रियलिटी शोज में कॉपी होते हैं। अदा डांस एकेडमी ये कहाँ से आया? मतलब इतना बड़ा सवाल है लेकिन इसका बहुत ऐसा सही आंसर है। आपको नहीं लगता कि आपको बॉलीवुड में ही ट्राई करना चाहिए था? मेरे पास इतना पैसा थोड़ी था तो मैं मुंबई के लोखंडवाला में 40,000 मंथली रेंट दे इसको 2015 में। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो रियलिटी शोज होते हैं वो रियल होते हैं? मेरे पीछे ना तो कोई पैसा लगाने वाला था, मेरे को जूते भी खरीद के देने वाला कोई था नहीं। सर ऐसा कोई आपके लिए बॉलीवुड में कोई हीरो या कोई ऐसा इंस्पायर इंसान जिसके साथ आप एक बार कोलैब करना चाहोगे? अब तो उनके साथ भगवान के घर ही कोलैब होगा क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में। जी मैं आपको अभी रिसेंटली एक कमेंट बताता हूँ, एक महाशय का, बीइंग ए मर्द नाचना एक कलंक है। सोच देखो कितनी गिरी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू यू ये जो हुआ है करो आर या पार करके खत्म करो इसको, खत्म करो इसको, एक्चुअली खत्म करो, चाहे कैसे भी खत्म करो लेकिन टॉपिक खत्म होना चाहिए। तो अपना है वापस ले लूं मैं तो ये बोलता हूँ। डांस और रोमांस स्क्रीन पे क्या ज्यादा पसंद है? रोमांस होगी सर सबसे ज्यादा इरिटेटिंग डांस स्टेप जो वायरल हो गया हो? आज की रात पता नहीं कहाँ से मजे ले रहे हैं। आइटम सॉन्ग्स के जो स्टेप्स होते हैं वो मेरे भी ऊपर से जाते आइटम ही होते हैं वो एक नंबर के। हैं। कोई क्रश आपका रहा हो? मरवाओ भैया। ये सवाल डिलीट हो चुका है हमारी लाइफ से। सर एकदम ऐसे डरावना माहौल बनो क्या डरते हैं कि वो तो लॉन्च हुआ ही नहीं ना, तो बना देते हैं क्योंकि वो स्टोरी से सब हर कोई डरता है उस स्टोरी से। ऐसे लगेगा कि आपके पास में भी कोई खड़ा है। तो हॉस्टल के अंदर वो कमरा ऐसा था जो कमरा बंद रहता था। इस रूम में से मतलब आप मत करना छेड़खानी फालतू में, काफी केसेस हुए हैं ऐसे, लोगों को बहुत ज्यादा दिखे हैं और लोगों ने ऐसा किया। एक दिन मैं मतलब रात में गया तो सडनली जैसे मेरे पास एक बंदा आता है तो जैसे मेरे को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ और ज़रा हटके एपिसोड में जहां बातें होती है ज़रा हटके और उनका सफ़र होता है कुछ अलग। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जिनकी कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं, हौसले, जज्बे और सपनों के पीछे दौड़ते दिल की है। एक छोटा सा शहर, एक राजपूती परिवार और एक लड़का जिसके पैर हर धुन पे थिरकते हैं। जब लोग कह रहे थे कि नाचना लड़कों का काम नहीं है, तब उन्होंने कहा जब मंजिल बुलंदी हो तब राहें खुद ब खुद बन जाती है। आज के हमारे मेहमान हैं अजीत सिंह तंवर। एक नाम नहीं, एक सफर है। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 4 के सेमीफाइनलिस्ट, डांस इंडिया डांस सीजन 3 एंड 4 के शाइनिंग स्टार, हस्तर और तुम्बाड़ जैसी बॉलीवुड मूवी का हिस्सा, और हाँ, राजस्थान के कोरियोग्राफर ऑफ द ईयर 2024। साथ ही एक सोलफुल सिंगर, डायनामिक एक्टर और एक वर्सेटाइल डांसर भी। और सबसे खूबसूरत बात, उनको डांस की ललक तब आई जब उन्होंने अपनी माँ को डांस करते हुए देखा। तब उनका दिल नाच उठा। उन्होंने सोसाइटी की बंधी हुई सोच से जंग की और जीती, और आज उनका नया गाना पहली नजर लोगों के दिल को छू रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिनकी जिंदगी एक शायरी की तरह है। मैं गिरता जरूर हूँ पर रुकता कभी नहीं, जिंदगी के इस मंच पर मैं सिर्फ नाचता ही नहीं, जीतता भी हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्लीज वेलकम अजीत सिंह तंवर जी का। तो अजीत जी, सबसे पहले मैं आपका जरा हटके टॉक शो में दिल से स्वागत करती हूँ। आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, तो आप कैसे हैं पहले तो ये बताइए हमारी ऑडियंस को। सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए आपके जरा हटके टॉक शो में। एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। जितना हम आपको जानते हैं और हर बार आपसे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ अलग निकल के आता है। जैसे मैं भी आपको बताऊंगी, हम इस पॉडकास्ट से पहले भी बातें कर रहे थे तो हम ऐसे थे, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो हम चाहेंगे कि जो बातें नहीं पता है अपने बारे में, आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का अगर इंट्रोडक्शन दे पाए अपने बारे में, जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता हो। ऑडियंस को तो एक्चुअली सभी पता है मेरे बारे में, मुझे याद करनी पड़ेगी वो बातें जो आप लोगों को नहीं पता। और सडनली ऐसी कोई बात मेरे बारे में नहीं पता। मेरा नाम रिंकू भी है। तो मतलब अजीत सिंह तंवर तो आप जानते हो घर का नाम। अजीत, नॉर्मली बता रहा हूँ। और ऑडियंस को नहीं पता कि मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ, विद अल्फा ग्रेड अंडर ऑफिसर था और बेस्ट राइफल शूटर था। सेकंड रैंकिंग थी मेरी सिखावाटी के अंदर। और पॉलिटेक्निक प्लस इंजीनियर हूँ। और डांस में रियलिटी शोज गए हुए हैं मैंने खूब सारे। एंड एक बात और नहीं पता, फरहान अख्तर के साथ में एक शो था, आई कैन डू दैट। अच्छा, अमेरिका की एक कोई रियलिटी शो का, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट फ्रेंचाइजी है, उसकी ग्रैंड ओपनिंग मैंने की थी उस शो की। वाओ। मतलब इंडिया में एक ही सीजन आया था उसकी, फरहान अख्तर के साथ ग्रैंड ओपनिंग की थी उस शो की। उसमें बहुत सारे थे, मतलब डिनू मोरिया
और ये भारतीय और बहुत बड़े-बड़े थे, मतलब गौर खान, पता नहीं कौन-कौन थे, बहुत बड़े-बड़े वो थे। तो उसमें गेस्ट अपीयरेंस भी की थी मैंने और धीरे-धीरे बातें याद आती रहेंगी, बताते रहेंगे, है ना? जैसे अजीत जी आप अपने बारे में जो बता रहे हो बातें, अगर आपने इतनी अच्छे लेवल पे स्टडीज़ करी है, आप इतने अच्छे लेवल पे रह चुके हो, एक होता है ना कि हम लोगों की वो माइंडसेट होता है डांस को लेके, अभी तो बहुत सोच बदल गई है, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स को लगता है या फिर मैं बोलूँगी कि कुछ सोसाइटी ऐसी है जिनको लगता है कि डांस मतलब अब कुछ नहीं गया ठीक है तो ये चीज़ कर रहा है, बट आपने इतना अच्छा करके देन डांस के फॉर्म को चूज़ करना, सो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में कि डांस कोई फ्री टाइम चीज़ नहीं है या ये भी एक हाँ, मतलब मैंने उनको तो सुना ही नहीं जो 4 लोग क्या बोल रहे थे। मेरे लिए जो डांस है ना, वो सिर्फ़ डांस कभी रहा ही नहीं। मेरे लिए डांस एक अलग ही दुनिया थी, एक सब्जेक्ट है पढ़ाई के लिए, एक लाइफ़ है, एक मेडिटेशन है, ज़िंदगी है। तो मैंने तो कभी उसको ऐसा लिया ही नहीं कि ये डांस है या फिर ये प्रोफ़ेशन है और या फिर मुझे ये डांस करके ये कमाना है या फिर ये करना है। मुझे जीना था डांस। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हो, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप पेरेंट्स के साथ जीते हो ना, अपने परिवार के साथ जीते हो, तो मेरा डांस मेरा परिवार ही है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं 4 लोगों के साथ कि ये सोचना है, ये वो करना है। यहाँ तक कि बीइंग ए राजपूत तो मेरे को तो पहले से ही सपोर्ट नहीं था। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद था, वो हमेशा एक इमोशन था डांस से रिलेट करते हुए। डांस से एक प्यार था, एक बीज था, वो अपने आप बड़ा होता गया, डांस का एक पेड़ बन गया और आज आप हमारे सामने हो। तो मैं आप लोग के सामने हूँ। लेकिन जैसा आपने बताया राजपूत फैमिली से आप आए हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी होगी, परिवार के द्वारा समाज के द्वारा। तो डांस का आपने कभी ये प्रेशर नहीं था कि इंजीनियरिंग करी है, आप इसको करियर चूज़ कर रहे हो, हुँ। एंड में तो हमारा गोल होता है पैसा कमाना, वो आपका उस लेवल का करियर सेट हो पाएगा, नहीं हो हुँ। पाएगा या फिर लड़कियों के डांस कर रहे हो, वो सब चीज़ें जब आपने झेली, क्या आपको घर से ये सब सपोर्ट था? नहीं मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, 17 साल हो गए मेरे को डांस सिखाते हुए, ओके। करते हुए तो बहुत सारे साल हो गए। जी। तो मेरा जर्नी बहुत लंबा हुआ है और मेरी जर्नी कभी ऐसे एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल से स्टार्ट नहीं हुई। मेरी जर्नी हुई थी गोविंदा स्टाइल से, मामूसा के साथ में मैं डांस करता था, ऐसे नॉर्मली। मुझे बहुत पसंद आने लगा डांस। उसके बाद मैंने मतलब जो अपने स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में ऋतिक रोशन्स के बहुत बड़े फैन हो गए। तब वो करते थे टनननन उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने रियलिटी शो ट्राई किया। तो जब भी मैं कोई चीज़ करता था ना तो उससे पहले बाय नेचर ही ना मेरे को उसके पीछे रिसर्च करना, उसको पूरा समझना, उसकी डेप्थ में जाना हमेशा से अच्छा लगता है। मतलब कुछ ट्राई करूँ ना तो उसको पहले अच्छे से स्टडी करके ही ट्राई करो। तो मेरे लिए कभी पर्टिकुलर नहीं था कि लड़कियों वाला करना है कि लड़कों वाला करना है। मेरे को तो डांस करना था, है ना? तो स्टार्ट कहाँ से किया? गोविंदा, फिर ऋतिक और उसके बाद में मैंने जब डांस इंडिया डांस किया ना, जब मैं इंजीनियरिंग में था तब, तो मैंने एक नया स्टाइल क्रिएट किया था जिसका नाम था ब्रेन बैंग पॉपिंग। ब्रेन बैंग पॉपिंग। बहुत सारे लोगों को नहीं पता मेरे नाम के आगे लगता है ना अजीत बीबीपी जी। मेरे इंस्टा हैंडल पे। वो है ब्रेन बैंग पॉपिंग। मेरा फर्स्ट क्रिएट किया गया एक डांस स्टाइल। ओके। जो जिसके 32 मूव्स क्रिएट किए थे मैंने, आज भी रियलिटी शोज़ में कॉपी होते हैं वो। 2013 के क्रिएट किए हुए। हमने उस समय जितनी आपकी जर्नी देखी है, आप अपनी माँ से इंस्पायर हुए हो। हाँ, मम्मी से इंस्पायर हूँ मैं। मम्मी से इंस्पायर क्या जीन्स मिला है मेरे को मम्मी से। वो डांस वाला। वो भी बहुत अच्छे डांस हाँ, तो मम्मी तो करते रहते हैं ना अपने राजपूत फैमिली में पता ही है आप लोगों को महिलाएँ करते हैं डांस अपन कहाँ करते हैं। तो वो जेनेटिकली आ गया मेरे अंदर और मैंने उसको बाय प्रोफेशनली उसको वो बना लिया। मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं जो इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे सामने कोई गेस्ट नहीं, मेरे गुरु भी हैं, मैं खुद इनके स्टूडेंट रह चुकी हूँ। एंड सबसे बड़ी बात कि मेरी मम्मा भी इनके पास जाती हैं और वो बिल्कुल नॉन डांसर, उनको इतना अच्छा डांस आता है। तो अजीत जी, डांस के अभी हम देखेंगे तो बहुत सी क्लासेस शुरू से चल रही है, अब ट्रेडिशनल में ले लो, लेकिन मुझे लगता है आपके आने के बाद में जो एक बदलाव आया है महिलाओं के अंदर, एक कंफर्टनेस आई है कि देखो यंग एज में तो जाके डांस सीखना मुझे लगता है बहुत नॉर्मल है, बच्चों को शौक होता है, माता पिता खुद भी एक हॉबी क्लास के तौर पे भेजते हैं। लेकिन जो ये फीमेल्स के अंदर कि हाँ हमें आ सकता है, हम जाएंगे, और आपके प्रति जो मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया पे देखना, अरे मुझे यहीं से, जैसे मेरी मम्मा ने देखा था, अरे पता करिए कहाँ पर है क्लास, तो ये जो आपने कंफर्टनेस दिया है, ये आपने सोचा कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करता हूँ या फिर आपको शौक था? एक्चुअली कोरोना टाइम था। जी। पहले तो मैं नॉर्मली आता हूँ इस नॉर्मल कन्वर्सेशन पे कि एज़ अ टीचर बीइंग अ टीचर मैं सिखाता तो हूँ ही डांस। तो कोई भी डांस फॉर्म को ना जब मैं राजस्थानी डांस स्टार्ट किया मैंने, जी। क्यों किया? क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। मैंने बैले भी किया है। बैले मतलब जो टोज़ के ऊपर करता है, कंटेम्प भी किया है मैंने और मैंने क्रम्प भी की है, मैंने पॉपिंग भी की है, मैंने
बहुत सारे स्टाइल्स किए मैंने मेरे इस लाइफ की जर्नी में, और एक साल नहीं, बहुत साल किए उनको। जब मैं चीज़ें करता हूँ ना तो टेक्निकली जाता हूँ उनको, उनकी फुटवर्क्स पे रिसर्च करता हूँ। जब राजस्थानी डांस स्टार्ट किया था ना जब मैंने किया था, तब मुझे कोई ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि कौन टेक्निकली इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या। डायरेक्टली सब फिक्स रूल पे आ गए थे कि हमारे ऐसा ही होता है, इस तरीके से कर रहे थे। तो टेक्निकली मैंने इसको बहुत समय दिया, बहुत रिसर्च किया, रात दिन, मतलब ऐसे मान लो कि मेरी नॉर्मली जैसे मेरी वाइफ अगर घर में है ना, तो भी मेरा माइंड ना वही चीज चलता रहता है, वही एल्गोरिथम, वही कैलकुलेशन चलती रहती है। तो उसकी एक टेक्निक पे आया मैं, एंड देन टेक्निक आने के बाद लोगों को सिखाना इतना ईजी हो गया, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सिखाओगे ना, हमारे तो ऐसे ही होता है, तो नहीं सीखेंगे लोग। आप सिखाओ कि ये टेक्निक है, ये फुटवर्क है, और ये क्यों करते हैं वो भी। तो सारी चीजें इस तरीके से जब मैंने एक्सप्लेन करनी स्टार्ट की ना, तो मैंने रिजल्ट देखा कि नॉन डांसर्स भी ना 6-7 महीने में इतना अच्छा डांस करने लग गए। अभी जैसे आप बहुत अच्छे डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, कभी लगता है कि ये आर्ट नहीं आता, ये मुझे सीखना है, कभी खुद को ऐसे फील होता है, या फिर लगता है नहीं अब इस लेवल पे आ गए हैं डांस स्टाइल में सब आता है? जी। हाँ, मेरा एक हमेशा फेयर रहा है बी बॉइंग। बी बॉइंग में मतलब मेरा अलग स्टाइल है, उसमें वाव फैक्टर बहुत तगड़े हैं ब्रिंग बैंग में। लेकिन बी बॉइंग जो होती है ना, समर शोल्ट वगैरह मारने होते हैं, समर शोल्ट घूम के ऐसा करना आता है, तो मैंने वो सीख लिया था, है ना। मैं मेरे कॉलेज एज में हुआ क्या, सडनली मैं एक बार समर शोल्ट मार रहा था और मैं बहुत बुरा गिरा, और मेरी बैकबोन में पेन हुआ, और मेरी नेक में, और मेरे नाक में, और वो मतलब ऐसे मान लो हफ्तों नहीं गया। उसके बाद मैं डर बैठ गया, मैं ये नहीं करना, बाकी सब कर देंगे, हम ही नहीं रहे तो डांस कौन करेगा। जी। तो बी बॉइंग मैं सीखने के बाद भी मैंने छोड़ी थी, तो बहुत फियर था उसमें, बी बॉइंग नहीं आती मेरे को। सर आपने बताया जैसे आप डीआईडी में जा चुके हो, आपने बॉलीवुड मूवी में भी काम किया, हस्तर में, जी, अम, तुम्बाड़ में। तुम्बाड़ में। जी, तो आप इस इतने अच्छे लेवल पे जाके आपको नहीं लगता कि आपको बॉलीवुड में ही ट्राई करना चाहिए था, आपको वहीं कोरियोग्राफी करनी चाहिए थी, या फिर कुछ और ऐसे ट्राई करना चाहिए था जहाँ पर आपका करियर वहीं ज़्यादा अच्छा बनता? हाँ, ये मुझे मेरे दोस्त भी सजेस्ट करते हैं कि तू यहाँ राजस्थान में क्यों आया, हुँ। ये तू वहीं ट्राई करता जब इतना आगे निकल गया था। तो बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन इंसान की जर्नी है ना, वो डिसाइड करती है कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है। डेस्टिनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस समय मतलब मैं मुंबई में था, तो जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो प्रोजेक्ट वाले अफोर्ड कर रहे थे मेरे को, ठीक है। लेकिन मेरे पास इतना पैसा थोड़ी था, तो मैं मुंबई के लोखंडवाला में 40,000 मंथली रेंट दे सकूँ 2015 में। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं 2 साल तक वहाँ 40,000 का कंटिन्यू रेंट दे सकूँ, वो भी एक कमरे का, और साल भर मैं उसका स्ट्रगल कर सकूँ। तो मेरे पास तो उतना पैसा था नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज पे काम करते हो ना, तो आपको दूर से लगता है कि यार इसने उतना बड़ा काम किया, तो शायद उतना पैसा आया होगा उसके पास में। जी। ऐसा नहीं होता कभी भी। क्या होता है कि जब आप ग्रोइंग स्टेज पे रहते हो और आप काम करते हो, जब अपना आप सेट करते हो अपना एम्पायर, आप अपना किसी चीज़ को स्टेबल करते हो, तब आपका पैसा रनिंग स्टेज में रहता है, आता है और जाता है। तब आपको एक्चुअल स्ट्रगल पता चलता है ना। तो उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था, और मैं हमेशा इंडिविजुअल लड़ा हूँ इस चीज़ से। कभी मतलब ना तो फैमिली से पैसे लेके मैंने वो कभी किया है। मैं अगर मुंबई भी कभी गया हूँ ना, जी। तो मुंबई ने मुझे बुलाया है तभी गया हूँ मैं। अपने पैसे से कभी नहीं गया मुंबई। टच वुड। माता रानी का ही रह अभी गया। तो सर आप इस लेवल पे हो क्या, हाँ, वहाँ जाके अफ़ोर्ड कर सकता हूँ अफोर्ड अभी। कर सकते हो तो? लेकिन हाँ, लेकिन मैं सवाल समझ गया आपका। लेकिन राजस्थान को छोड़ोगे अभी? राजस्थान वाले नहीं छोड़ने देंगे मेरे को। अच्छा, अब नहीं अभी छोड़ने आपको देंगे। राजस्थान से प्यार हो गया। इतना मत, तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे आपने बोला कि शायद कहीं मेरे आने के बाद में बहुत चेंजेस आए। बहुत बदलाव आया। तो शायद आपके थ्रू मुझे ये पता चला। तो सोचो कि कितने लोग और मैंने कितने हज़ारों को ऐसे नॉन टेक्निकल डांसर्स को डांसर्स बनाए। सर ये डांस अदा डांस एकेडमी हुँ। ये कहाँ से आया? देखो ये बहुत मतलब इतना बड़ा सवाल है, लेकिन इसका बहुत ऐसा सही आंसर है। पता है क्यों? क्योंकि आधा जो था ना, वो था एडीए अजीत डांस एकेडमी। ओके। उसको लोग पढ़ते थे अड्डा। अब मुझे चाहिए था वो अदा प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मुझे वो मतलब एडीए मुझे अदा पढ़वाना था, क्योंकि अदा ए डांस के बिना अदा के बिना डांस अधूरा है। बिल्कुल। लोग पढ़ते थे एडीए या अडा, तो मैंने चलो हिंदी कर देते हैं यार, सही तो पढ़ेंगे। हमें लगा इसके पीछे कोई बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी तो बोला ना, आपकी वजह ऐसा से। सही आंसर है इसका। सच तो यही है एक्चुअली, बना सकता हूँ मैं स्टोरी को तो। अरे अभी सर आप इतने सक्सेसफुल हो चुके हो, अभी आप कितने घंटे देते हो डांस? मैं बताऊँ आपको कि अभी मैं फ़िलहाल गाने भी कर रहा हूँ जी। एज़ ए एक्टिंग में,
और बाकी एक्टिंग के काम भी कर रहा हूँ और खुद के गाने भी कर रहा हूँ और साथ में क्लास भी कर रहा हूँ। जी। और मेरे को अगर 24 घंटे काम करना पड़े, 2 घंटे नींद लेनी पड़े तो मैं सेट पे सो जाऊँगा। सर जैसे हमने आपके बारे में देखा, आपने काफ़ी सारे डांस रियलिटी शो किए हैं जिनके आप सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हो। अब वो क्या लगता है कि ऐसे जो रियलिटी शोज़ होते हैं वो रियल होते हैं या कितने स्क्रिप्टेड होते हैं? या कितना अगर कोई जा रहा है तो उसके करियर को एक हाँ। बोले कि ग्राफ कितना ऊँचा लेके जा सकता है? हाँ, मतलब आप पूछना चाहते हो कि फेक है या फिर रियल है? बिल्कुल। सिंपल। जी। तो मैं मेरे केस की बात करता हूँ। मेरे केस में बिल्कुल रियल था। क्यों? 2011 में मैंने डांस इंडिया डांस का ऑडिशन दिया था। जी। सॉरी 10 में दिया था, मैं रिजेक्ट हो गया था। सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो गया था, टीवी पे जो नहीं आता। 2011 में मैंने दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। मेरे पीछे ना तो कोई पैसा लगाने वाला था, मेरे को जूते भी खरीद के देने वाला कोई था नहीं, है ना? जी। मेरा उन्होंने टैलेंट देखा होगा, उन्हें अच्छा लगा और मुझे वहाँ तक लेके गए वो। तो मेरे केस में तो मैंने आज तक कभी 1 रुपया ही नहीं दिया किसी रियलिटी शो को और मेरे केस में मेरे को किसी ने माँगा नहीं पैसा। मेरे केस में जेन्युइन था। तो मैं ये बोल सकता हूँ मैंने एक रियलिटी शो नहीं किया, मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए हैं। डांस इंडिया डांस किया है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया है। उसके बाद में साउथ के बहुत सारे चैनल्स पे रियलिटी शोज़ में एज़ ए गेस्ट अपीयरेंस की है। माँ चैनल हो गया, फिर साउथ की बहुत सारी मूवी, जब साउथ की मूवी इतनी फेमस भी नहीं थी, अतांती रेड्डी वगैरह, इन सब में एज़ ए गेस्ट अपीयरेंस की है। ऑडियो लॉन्चिंग वगैरह में साउथ के बहुत सारे रीजनल चैनल में, यहाँ तक कि बंगाल के रीजनल चैनल्स थे, आमरा नाओरा सीज़न 2 इनमें गेस्ट अपीयरेंस की है, बंगाली झलक दिखला इनमें फिनाले में गेस्ट अपीयरेंस की है। ऑल ओवर ऑल रीजनल, उस समय जब मेरा वेस्टर्न डांस का पीक था, जी। ऑल रीजनल चैनल्स पे मैंने गेस्ट अपीयरेंस की है। कहीं मुझे ये नहीं लगा कि भई आपको अप्रोच से मिल रहा है काम, सिर्फ टैलेंट से उनकी रिसर्च टीम आप तक पहुँचती है और उनकी रिसर्च टीम आपको वो करती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको मैनेजर अफोर्ड करना है, ओके। पैसा मार लेते हैं ये चीज़ जेन्युइन है। ओके। हाँ, पैसा आप तक पूरा नहीं पहुँचेगा जितना आपको आपकी एग्ज़ैक्टली फीस आपको फ़ीस जितनी थी। आपकी जितनी है। वो चीज़ मैं मेरे साथ जो है वो मैं बता, बाकी चीज़ें जेन्युइन है। सर आपने जैसे मूवी में भी काम हुँ। किया है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हो। एक मतलब नॉर्मली हम जैसे लोग जब ये देखते हैं बॉलीवुड है, शोज़ है, तो वहाँ तक पहुँचना हमें लगता है कैसे पॉसिबल होगा? कोई कनेक्शन नहीं पता, कैसे जाना है? मुंबई में अगर चले भी गए तो कहाँ ऑडिशन? ये सब काम आपको कैसे मिल रहा है? जनरली आपका काम देख के खुद आ रहा है या आप हुँ। ट्राई कर रहे हो? सिंपल सा इसका फंडा था मेरा। मुझे रियलिटी शोज़ में जब मैंने किए ना, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। ओके। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपकी प्रोफ़ाइल बनाना। अगर आपकी प्रोफ़ाइल है, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, जी। और आपकी प्रोफ़ाइल, आजकल तो ऑडियंस हो गया। जी। आजकल आपकी प्रोफ़ाइल है प्लस आपकी ऑडियंस है। पहले क्या था कि आपकी प्रोफ़ाइल है, तो आपकी प्रोफ़ाइल से रिलेटेड अगर सर्च में आप आ गए, सपोज़ करो कि तुम्बाड़ कैसे मिली मुझे, वो ही जी। बता देते हैं। जी, हाँ। तो तुम्बाड़ मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो डांस स्टाइल किया था, वो क्रीपी था, उसमें कंट्रोवर्शंस थे। तो उससे रिलेटेड कोई मूवी बन रही थी, जिसमें क्रीपी और कंट्रोवर्शंस चाहिएगा। तो उन्होंने मुझसे, मेरे जैसे हज़ारों को फ़ोन किया था, हज़ारों को मेल किया था। बस मैंने ऑडिशन के टाइम पे मेरा बेस्ट दिया। मैंने वहाँ पे कुछ भी 19-20 भी नहीं की। मैंने वहाँ पे मेरा बेस्ट दिया और मैं सेलेक्ट हुआ। तो यही चीज़ है, अपॉर्च्युनिटी का वेट मत करो, उसको क्रिएट कर दो। मतलब जैसे आप हो, आप एक जी। फ़ील्ड में काम कर रहे हो, आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें आप के अंदर जो भी टैलेंट है या आप सीखना चाहते हो, वो क्रिएट करो चीज़ें, ठीक है? अपने आप चीज़ें पिक होने लग जाएगी वहाँ से। एक सर हम आपसे अभी बात कर रहे थे तो आपने बताया एक सैटरडे संडे हुँ। कोई क्लास के बारे में। हाँ। हम वो जानना चाहेंगे सैटरडे संडे क्या है? हाँ, सैटरडे, संडे तो मेरी मेरी धर्मपत्नी जी ने बुक कर रखा है। अच्छा। सैटरडे मेरा ऐसा डे रहता है, जो मैं बहुत बार लाइव भी जब आता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, तब बोलता हूँ मैं कि सैटरडे हर उस टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए फ्री है, चाहे जिसके 100 फॉलोवर हो, चाहे जिसके 1 लाख फॉलोवर हो, चाहे वो पहली बार इंस्टाग्राम पे पहला वीडियो डालना। लेकिन ग्रीडी नहीं होना चाहिए वो। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, जो फॉलोवर्स के स्टार्टिंग में तो लिए। आते हैं, लेकिन वो उनका पता चलता है कि वो ग्रीडी हैं फिर वो। वो अगर आना चाहते हैं कि हाँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जेन्युइनली उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ सीखा है,
तभी वो मतलब एक्चुअली मेरे को पता चलेगा, क्योंकि खाली बंदा तो क्या ही आ जाएगा ना, खाली जी। कोई कुछ सीखा ही नहीं और बस मुझे तो कुछ करना है, सपना है, ऐसा तो नहीं। अगर आपका सपना है तो आपने मेहनत तो की हुई होगी उसके ऊपर, जी। और मेहनत वो दिखती है इंसान को। तो अगर आपने ऑलरेडी पोटेंशियल है, तो मैं सैटरडे कंप्लीटली फ्री रखता हूँ हर इन्फ्लुएंसर के लिए, कोई चार्ज नहीं रहता। मेरे 1 मिलियन जो है यूट्यूब पे, मेरे 9 लाख जो है इंस्टाग्राम पे, मैं मेरी ऑडियंस के साथ में उस टैलेंट को हमेशा शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, मैंने आपको देखा है आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आप काफ़ी सारे रील्स वगैरह कोलैब कोलैब करते हो, वरना इस लेवल पे आके लोगों को लगता है हम कोलैब क्यों पेड ही करें? करते लोग, पेड करते हैं या फिर हम हमारा फ़ायदा नहीं उठाने देंगे, हम फॉलोवर्स नहीं देंगे, नहीं, व्यूज़ नहीं देंगे। नहीं देंगे। वो चीज़ मैंने आप में देखी कि आपके जो स्टूडेंट्स आप सबके साथ रील मैं बनाते सबके हो। साथ बना देता हूँ, हाँ। जी। और सबको, और मैं बताता हूँ कि मैं उनकी स्टोरीज भी लगाता हूँ खूब। और ऐसे हैं जो अभी सीख ही रहे हैं, लेकिन उनका मेरे को डेडिकेशन दिखता है, पोटेंशियल दिखता है। नॉन स्टूडेंट्स के साथ भी बनाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के साथ बनाता हूँ। मैंने वो देखा है कि मुझे लगता है कि अगर मैं 100 की मदद करूंगा और एक भी मेरे जैसे की मदद हो गई ना, जी। जिसने अपने दम पे वो किया है, तो वही मेरा तो स्वर्ग में मिलेगा, तो मैं मजे है मेरे मेरे। सर पहली नज़र हाँ, की अब ये पीछे की recently। स्टोरी क्या है? कैसे पहली नज़र आपके दिमाग में आया? पहली नजर जो अभी मेरा गाना है, जी, जी, हाँ। जी। तो पहली नज़र आशीष का कॉल आया था मेरे पास। आशीष डायरेक्टर है उसका, उसकी स्टोरी थी। आशीष सिर्फ फीमेल फाइंड कर रहा था, तो बोला कि मुझे एक फीमेल कास्ट चाहिए, मेरा ये सॉन्ग पूरा डांसिंग है और मुझे ऐसी फीमेल चाहिए जो मतलब बढ़िया डांस कर सके। तो मैंने देखा यार, आपको मेरे पास एक है, मेरे साथ अभी कोलैब किया रिसेंटली मुस्कान ने, बहुत अच्छी डांसर है, 2-3 और नाम सजेस्ट किए। तो उन्होंने मुस्कान को देखा, बोला हाँ अच्छा है। फिर उसके बाद में बोला सर सर आप भी आ जाओ प्लीज़ इसमें गाने में। मैंने तो बोला यार ये फीमेल बेस्ड ही तो है। सर आप आ जाओगे तो और भी मज़ा आएगा, पूरा वो केमिस्ट्री वाला आज तक आया नहीं है अभी कोई राजस्थान में, है ना डांस। जी। ये मतलब आते हैं तो फिर ऐसे दूर दूर ही रहते हैं बस, है ना। हाँ। तो ऐसा कोई मतलब अगर आप रोल कर रहे हो हस्बैंड वाइफ का कपल, तो वो केमिस्ट्री तो दिखानी पड़ेगी जी। एज ए आर्ट। वो आंखों में वो दिखना चाहिए, वो कि भाई आपकी वाइफ है या फिर आप उसके हस्बैंड हो, तभी लोग उसकी फील को रिलेट करने पड़ेंगे ना। वरना एक संगीत के लिए उसका तो डिसरिस्पेक्ट हो गई कि हम जाके करके आ गए बस, है ना गाना। एक संगीत अगर डिमांड कर रहा है कि वहाँ पे तो अलग से इसमें डिमांड है कि एक हस्बैंड भी हो और वाइफ भी हो, तो उनके बीच में डांस जैसे अपन शादियों में करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं ना, जी, जी। थोड़ा बहुत साथ में उसके कर लेता है हस्बैंड भी, नोक-झोंक थोड़ा बहुत मटकी नोक-झोंक नहीं, आपने क्या करते हैं साइड में थोड़ा बहुत हस्बैंड करता रहता है, वो जो भी पायजा पीनी होती है वो घुमर ऐसे करती रहती है वो। जी। तो वैसा सा ही कुछ किया और खूबसूरत सा एक सर ये क्या मतलब आप एक्टिंग भी कर रहे हो, इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, डांस भी कर रहे हो, ये इतना सारा टैलेंट कहाँ से ले आए सर आप? घिस घिस के घिसा है इसको राइवल बनाया। बहुत घिसा है इसको, रात दिन घिसा है मैंने। मेरे पास अगर कोई काम आता है ना, तो चाहे वो काम 1 रुपए का होगा ना, तो मेरे लिए वो 1 लाख का है, क्योंकि मैंने इसको बहुत समय दिया है। तो मैं तो बहुत बहुत मेहनत करता हूँ उससे रिलेटेड। मेरे लिए हर एक काम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर ऐसा कोई आपके लिए बॉलीवुड में कोई हीरो या कोई ऐसा इंस्पायर इंसान जिसके साथ आप एक बार कोलैब करना चाहोगे? या मन में है कि यार एक बार इसके साथ काम करना है या डांस करना है? अब तो उनके साथ भगवान के घर ही कोलैब होगा, क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में। इरफान खान सर, ओह! मेरे को तो मिलना था उनसे, मतलब इरफान खान सर का तो मेरे को जो डेप्थ दिखती है ना उनके आँखों में, उनके बोलने में, उनके एक्टिंग में, मुझे कहीं दिखती ही नहीं है बॉलीवुड में, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो मेरे को तो उनके साथ कभी मिलने का मौका, मतलब उस समय शायद क्या पता इतना मुझे थोड़ा बहुत फेम मिल जाता कि जी। क्या पता मैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से रिक्वेस्ट ही भेज देता, सर गरीब की तरफ थोड़ा देख लो, क्या पता हमें मिल लो। तो उनसे तो अब नहीं मिलना हो पाएगा, लेकिन इरफान खान सर से थी मेरी इच्छा कि उनसे मिलता मैं। तो सर हमने डांस के बारे में भी बहुत सी बातें करी है। अब जैसे हमें पता चला आपकी सिंगिंग भी करते हो, लिखते भी हो, आपका जो एक बहुत ट्रेंड में गाना चल रहा है ओलियो, ओलियो आवे। ओलियो आवे 1 साल से आपने वो खुद लिखा है। हुँ। सर क्या उसके पीछे आपके दिमाग में आया? क्या स्टोरी कुछ थी उसके पीछे? ओलियो मतलब होता है याद। याद आ और बीइंग ए डांसर ना, इमोशंस है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा। मतलब अगर छोटी सी कोई इमोशनल बात चल गई ना, तो कुछ भी कर लो आंसू नहीं रुकते हमारे, अपने आप आ जाते हैं। तो इमोशनल चीज़ें ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा इमोशन से कनेक्टेड। इमोशन। तो ऐसे ही मैं खाली टाइम था शायद मेरा, मैं फिर रहा था ऐसे क्लास के अंदर, सडनली मुझे धुन क्लिक हो गई एक, रैंडमली ऐसे ना 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 ऐसा कुछ क्लिक हो गई। तो फिर मैंने देखा चलो इसके ऊपर राइम करते हैं।
इसको राइम करते। फिर ओडियो वर्ड क्लिक हुआ, मतलब आइडियाज देता गया भगवान। जी फिर बना ये सुनो पड़ो रे मारो आंगणो थारे बिना बेगो आजा बाल मारे थारी होड़ियों आवे, ऐसा। अब मुझे लगता है कि जब कोई एक नया आपका टैलेंट दिख रहा है तो लग रहा है कि उस टैलेंट से ज्यादा ये टैलेंट तो और अच्छा है। अब लग रहा है सिंगिंग आप ज्यादा अच्छी कर रहे हो। बहुत ही प्यारा। सर, ये प्रोफेशन और ये पर्सनल लाइफ के बीच एक बहुत बारीकी होती है। जब आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे होते हो तो मुझे लगता है कि एक आप कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि मुझे 5 बजे आना है, अब ये सारा समय मेरा परिवार का है। बट सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको समय का कोई सीमा ही नहीं है कि आपको इतनी देरी काम करना है। आप रात रात भर तक काम कर रहे हो, कभी आप पूरी रात भी काम कर रहे हो। इस बीच में आपने परिवार और ये कैसे संभाला? सबसे अच्छी चीज है कि मैं दुनिया का वो लकीएस्ट आदमी हूँ जिसको जो धर्म पत्नी मेरी मिली है ना। मतलब मेरी जिंदगी का सबसे जो लक वाला काम हुआ है ना, भगवान ने जो किया है वो ये किया है। मेरे को मीनाक्षी जो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना सपोर्ट करती है, थैंक्स टू उसके फादर जो मतलब इतना अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में दिया उसने। तो वो चीज़ ऐसी थी कि अगर मैं मेरा रात भर शूट था ना, अभी लेटेस्ट एक गाना आने वाला है, उसका मेरा पूरा रात शूट था, मतलब रात का ही टेक था वो। जी तो सुबह उससे पहले दिन क्लासेस चल रही थी और उससे पहले प्रैक्टिस भी रात को 10-10 बजे तक होती थी। मैं घर जाते हुए 11 बज जाते हैं मेरे को, और मैं सुबह आता हूँ 8 बजे, मतलब सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को जाता हूँ 11 बजे। ये मेरा डेली लाइफ शेड्यूल था अभी पिछले 1 महीने से, क्योंकि उसकी जी प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी। और इसके सडनली बाद में मैं रात भर शूट पे रहता हूँ पूरा एकदम। तो लेकिन उसको पता है कि मैं कितना जेन्युइन हूँ उसके लिए, वो कितनी मेरे को पता है कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना अंडरस्टूड करती है मुझे। तो बस ये एक ऐसी बॉन्डिंग है जो मुझे कभी मेरे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। टचवुड इसी वजह से माता रानी ग्रो करवा रही है मेरे को कि मेरी लक्ष्मी खुश है तो माता रानी भी खुश है। तो अच्छा, लाइफ पार्टनर का अच्छा होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर मैरिड हो तो आपकी लाइफ पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपका भी जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको रिसेंटली एक कमेंट बताता हूँ, एक महाशय का जी कमेंट क्या था, मैंने जवाब नहीं दिया, आज आप जैसे लोगों ने ही जवाब दिया जो आज प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं और इतना समझते हैं और इतना अंडरस्टैंड करते हैं, वो उन्होंने ही जवाब दिया। सवाल था, बीइंग ए मर्द नाचना एक कलंक है। तो बीइंग ए फीमेल वाला डांस करना हाँ, गलत है नहीं उनके नहीं, शुरू में? नाचना ही गलत है। वो तो मैंने क्रम्प किया था उसमें, तो पूरा उसमें फीमेल डांस ही नहीं था। वो जो जिस वीडियो पे आया वो तो पूरा एकदम राठौड़ी थड़का था उसमें। तो मैं तो कैरेक्टर प्ले करता रहता ना, तो वो था उसमें। तो उसमें कि बीइंग ए मेल डांस करना ही कलंक है। सोच देखो कितनी गिरी हुई है। सर, आप राजपूत हैं। मैं किसी कास्ट के ऊपर पर्टिकुलर ये बात नहीं बोलूंगी, लेकिन आप भी समझते हो कि हमारे राजपूत कम्युनिटी में थोड़ा सा ज्यादा है कि आप राजपूत हो तो ये मत करो, आप राजपूत हो तो ये मत करो। मतलब बाकी सब तो करो पर आप मत करो। आपको क्या लगता है सर, कितना ये राजपूती का जो टैग लगा के लोगों को पीछे खींच मैं रहे कंट्रोवर्शियल बात बताता हूँ, हैं? जी जो बहुत पैसे वाले राजपूत है ना, जी उनको कोई नहीं बोलता ये चीज, जी बिल्कुल उनको नहीं बोलेगा, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती उनकी उनको बोलने की। जी जो जो उनकी रेंज में रहेंगे ना, उनको ही बोलेंगे, क्योंकि जो बोलने वाले हैं ना, उसको उसकी खुद की लिमिट भी पता है जी कि मुझे कहाँ तक बोलने वाला है। कहाँ तक बोल जो बहुत पावरफुल होगा ना, वो कितने लोग ऐसे पावरफुल राजपूत होंगे जो कितने अदर कास्ट में भी शादी कर रहे होंगे, कितने कहीं भी कर रहे होंगे, या फिर मतलब मैं बता रहा हूँ जिस मेंटालिटी के लोग हैं ना, उनकी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये, जी जी है ना, उनकी सोच के हिसाब से उनको बोलने की हिम्मत होगी उनकी? जी नहीं होगी। नहीं होगी ना। तो यही चीज है, देख के इंसान देख के इंसान को बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, अपनी रेंज में हुआ। सोशल मीडिया है ना, लिख देते हैं। सब बीइंग ए राजपूत, थोड़ा सा पर्सनल मैं आपसे हाँ। पूछ रही हूँ। आपकी बहुत ही प्यारी सी बेटी भी है जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे डांस वीडियोस भी डालती है राजपूती पोशाक पहन के। आगे जाके वो सोशल मीडिया पे अगर आना चाहे, मैं डांस फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी तरीके से आगे आगे आप कितना सपोर्ट करोगे? मैं तो 100% सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो एटलीस्ट मेरे कल्चर को ही तो आगे ले जा रही है ना, वो हमारे कल्चर को ही तो आगे प्रमोट कर रही है। अच्छी चीज में मैं हमेशा हमेशा सपोर्ट करूंगा एज ए पेरेंट्स, जो पेरेंट्स काम करता है। कहीं मुझे लगा बुरी चीज है तो हम बैठ के बात डिस्कस कर लेंगे,
देखेंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मुझे लगेगा कि अब तक उसको जो लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मैं सही कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा, तो बात करके डिस्कस करेंगे कि अब तक मैं समझ में आ जाए या उसको समझ में आ जाए। तो बच्चे की सुनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर तरीके से। अगर वो कल्चर को प्रमोट कर रही है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर कल्चर से हट के अगर वो वेस्टर्न कल्चर को अगर वो भी तो लेती बेचारा है, कल्चर ही है। वो भी कल्चर ही है, तो मतलब आप बीइंग राजपूत वाला टैग नहीं नहीं, लगा। वो तो क्यों लगाऊंगा। और अच्छा ही है अगर बीइंग राजपूत, अगर मेरे अपने ही कल्चर को प्रमोट कर रही है, जैसे मैं भी तो उसका एक हिस्सा हूँ, मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ ना। जी बस यही तो चैलेंज मिलता है मुझे कि तू लड़का हो के वो बिल्कुल। तो तलवार लेके थोड़ी खड़े हो जाए यार। अब किसको मारना है? तैयार है वैसे, अगर वो वाले अगर आ जाएंगे उनके लिए तैयार है सब। तो मैं आपसे ऐसा तो राइफल सीखी हुई है मैंने, अच्छा खासा एमसीसी ये सी सर्टिफिकेट होल्डर है। ओ वाह, तो सर अभी जो हम अगर बात छिड़ी गई है तो लेटेस्ट जो अभी हमारे आपको पता है चल रहा है देश में इंडिया पाकिस्तान वाली वॉर, हाँ, जब से मुझे लगता है कि मेरा बॉर्न हुआ है ये फर्स्ट मैंने ऐसी चीज देखी है, या फिर मुझे लगता है हमारी वाली जनरेशन ने तो सब कुछ देख लिया। कोरोना हमने देख लिया, नोटबंदी हमने देख ली है, अब ये वॉर हम देख रहे हैं, तो ये कैसे सर क्या लगता है आपको कि जेन्युइनली अभी जो हुआ है हमारा पैचअप उनके साथ में, या ceasefire जो जिसे बोल रहे हैं? पैचअप वैचअप नहीं करना चाहिए। ये पैचअप जो पहले कर गए ना, वो उनका ही पैचअप चल रहा है अभी। ठेकलिया ही लग रही है उनपे अभी, है ना। आपको लगता है नहीं लड़ाई होनी अब चाहिए? अब मतलब देखो, कोई लड़ाई इज नॉट अ गुड वर्ड। कोई अगर आपकी एक सपोज करो, एक सेव है, सेव जी का एक पूरा गुच्छा है, उसमें एक सेव खराब हो गया, ठीक है, उसको निकाल के फेंको या तो, जी या फिर वो सबको खराब करेगा। तो क्या उसको ये लेके पकड़ोगे कि यार ये तो सेव है यार, कैसे फेंक दे यार इसको, तो निकाल के फेंको उसको। जी नहीं, वो सबको खराब करेगा। तो उस गंदे सेव को निकाल के फेंकना चाहिए। अगर नहीं फेंकोगे तो सब खराब है। अच्छों को नहीं बोल रहा मैं, जी अच्छे अच्छे एप्पल्स भी है वहां पे। गंदे को फेंकना ही चाहिए, बार बार पैचअप नहीं कर लेना चाहिए। वहां तक काट दिया, बस जितना खराब हो रखा है वहां तक काट दिया, वो फिर गलेगा वो सारा, कुछ भी रह गया तो सॉरी फिर गलेगा वो, तो उसमें कुछ भी रह गया तो वो सबको खराब करेगा ही करेगा। सो अकॉर्डिंग टू यू ये जो हुआ है सीजफायर करो, आर या पार करके खत्म करो इसको। खत्म खत्म करो इसको, एक्चुअली खत्म करो, चाहे कैसे भी खत्म करो, लेकिन टॉपिक खत्म होना चाहिए। क्योंकि बार बार देखो, अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया ना, तो आप कितनी भी दवाइयां ले लो, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। बस सर वॉर अगर होती तो आपको नहीं लगता बहुत कुछ अभी डिस्टर्बेंस हो जाता देश में? अभी हमारा हिंदुस्तान इतना सक्षम है, इनको तो यही लेता है यार ये क्या है। सर ऐसी आ रही है मेरे को। आपको लगा ये जो माहौल बना इसमें डर का? अगर जरूरत पड़ती ना, डर का क्या बात है, जरूरत पड़ती ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 3 साल एनसीसी करी है, सी सर्टिफिकेट चलानी आती है, हम जाते हैं आराम से, हम तो चला के आते। मैंने तो बात भी की थी इस चीज पे, वो जब वो चंडीगढ़ में वो भर्तियां चल रही थी ना, जी जी मैं पूरा माइंडसेट करके बैठा था कि मेरे को गन चलानी आती है, सी सर्टिफिकेट कर रखा है, बढ़िया 3 साल के अंडर ऑफिसर रह चुका हूँ, बढ़िया ट्रेनिंग कर रखी है, मैं तो जाऊंगा। सर जैसे अभी आपसे बात सुन रही हूँ और जब ये चला था तब आपने देखा होगा पूरा सोशल मीडिया इन्हीं सब चीजों से भर गया था। हमारे जो हिंदुस्तान की बहुत सी रीलें, या मैं बोलूंगी आर्मी मैंस की ऐसी रीलें आ रही थी कि अब देख के अंदर से तो ये कहाँ से आता है हर सर? हिंदुस्तानी मैं ही हूँ, तो हर हिंदुस्तानी यही सोचता है, मेरे को पता है। उस समय देश की बात है, उस समय सब खत्म। उस समय मैं जैसा सोच रहा हूँ, मुझे पता है कि आप भी वैसा ही सोच रहे हो, 4 जने बैक कैमरा पे भी वैसा ही सोच रहे हैं, हर हिंदुस्तानी ही वैसा सोच रहा है। कोई बड़ी चीज नहीं है, वो अपना है, वापस ले लूं, मैं तो ये बोलता हूँ पाकिस्तान थोड़ी चीज वापस लो, और कि नहीं संभाल पा रहे तो। सर ये जो सीमा हैदर आप जानते हो, हाँ, जानता हूँ ना। आप ये क्या सीन है इनका? मतलब जब पाकिस्तान भेजे गए लोगों को तो वो क्यों नहीं जा पाई? वो कहाँ की चीज बन गई है ऐसी यार, पता नहीं यार, मैंने भी उसका देखा है, कोई बोलते हैं कि कि जासूस बाद है? में निकलेगी जासूस, ये हाँ अब टावर टिकर कर लिया वाह तो क्या जासूस। सचिन लप्पू, ये बड़ी रीले वायरल हुई। ये बेचारे किसी को लप्पू, ठीक है साहब, लप्पू क्यों बोल रहे हो, वो पाकिस्तान की लुगाई लेके आए हो यार। नहीं, डिलीट क्यों कर रहा है इसका, पाकिस्तान की लेके आया है, शादी के यहाँ पे लप्पू क्यों है सारा। सर इस लड़ाई के बीच में हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स थे उनके इंस्टाग्राम, पाकिस्तानी ड्रामा सब कुछ बैन कर दिया इंडिया में, जो कि मुझे लगता है हमारे इंडियन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
वहाँ अच्छा। जी बिल्कुल वहाँ बोल रहे हैं कि मैं जो देखो ही को नहीं वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आधे से ज्यादा पैसा हमारे इंडिया से कमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा हमारे इंडिया में इतना ज्यादा फेमस है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमारे तो वो वाला चलता है ना कोमलिका, वो काफी ज्यादा मैं तो हमारे वाले भी नहीं देखते ड्रामे ही हो गए तो क्या ही आप देखने हैं। उनके इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स हैं हाँ। वो भी हम इंडिया में अब नहीं मतलब ओपन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये सही फैसला था हमारी इंडिया गवर्नमेंट का? ये बंद ओपन खोलने से क्या होगा? वही मेरा मतलब सवाल। ये तो मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि बंद करना ओपन करना खोलने से क्या होगा? फिर 5 साल बाद में वापस ओपन कर दोगे तो क्या ये फैसला आपका गलत खुद ही गलत साबित कर दोगे इसको? या तो परमानेंट करो। मैं तो चाहता हूँ परमानेंट ही करो जो कुछ करना है वो। अभी पहले बंद किया था, वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे काम नहीं करेंगे, थोड़े दिनों बाद में माहौल शांत हुआ वापस शुरू कर दिया, तो इसका मतलब मिमिक्स आपका बन रहे थे ऐसे इसीलिए बनने वाली थी। अपने माहौल में मिमिक्स बन रहा है कि पानी बंद कर दिया हिंदुस्तान में, कि वो जो एक्ट्रेस है जिनके फैन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अपने इंडियन जो फैन है, वो मीम्स बन रहे हैं कि वो जाके बॉटल लेके जा रहे हैं, अरे तूने पानी पिया, मैं तेरे लिए हिंदुस्तान, कैसी मतलब ऐसे माहौल में आप कर सकते हो? ये तो वो नासमझ लोग हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अनमेच्योर लोग थे जो मीम्स बना रहे थे। हाँ, मतलब सीरियस मैटर चल रहा है कितना और डर आपको का मजाक माहौल है, मतलब हाँ, उनकी में परवरिश ही ठीक नहीं हुई है मीम्स बनाने वालों की, तो सही बता रहा हूँ मैं। 2 रैप्टे मारो सही हो जाएंगे वो सीधे। बीइंग ए आर्टिस्ट हम हर कंट्री के आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह आर्टिस्ट है। मैंने उस टाइम पे देखा था, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके अकाउंट्स बैन कर दिए थे, वो रिसेंटली हमारे इंडिया में आके गए थे और वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भी हैं। एंड जब ये हमारी तरफ से जब अटैक हुआ था, उनके बाद में उनकी स्टोरीज आई हैं इंस्टाग्राम पे कि कितना गलत किया इंडिया ने, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब हम लोगों ने किया, मतलब पाकिस्तानी ने जब किया तो हमने कोई खुश नहीं हुआ उस चीज में, बट आप लोगों ने तो मासूमों के जान ली। जान ले तो ये कितना गलत है। और हमारे वालों ने कुछ किया क्या? हमारे वाले मासूम ही नहीं थे, आप नहीं, हमारे वाले इन्फ्लुएंसर्स ने लगाए क्या बड़े वालों कुछ ने? नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे पर्सनल जो लोगों का मोटिव है ना, हम्म, वो दिखता है कि लैंग्वेज है तो हमारे यहाँ का कंटेंट वहाँ भी देखा जाता है, जी ठीक है, और वहाँ का कंटेंट यहाँ भी देखा जाता जी है। जी तो जो देश के साथ उस समय नहीं खड़ा, इसका मतलब दोगला इंसान है वो, सिर्फ वो खुद की ही सोचा है उस आदमी ने, है ना? मतलब मैं बताता हूँ कि बॉलीवुड में भी शायद मैंने वो पढ़ा था, किसी भी बड़े सेलिब्रिटीज ने नहीं लगाया अपने यहाँ पे मतलब बड़े हाँ, जो लोग किसी की जिनके तरफ से ऐसा दीवाने होते हैं ना, पोस्टर लगाते हैं जिनके हीरोज वगैरह के, किसी एक ने भी, मतलब मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं कोई फॉलो थोड़ी करता हूँ, मैं उनके पेज पे जाके नहीं देखता, तो मुझे तो रील्स में ही आया कितना गलत है कितना सही, कि किसी भी बॉलीवुड ने अपने जो अटैक हुआ था ये पुलवामा, इस पे पहलगाम, सॉरी मैम, पहलगाम जी। अपना ये जो पहलगाम अटैक हुआ था, इस पे किसी ने लगाया ही नहीं, सिंपैथी भी नहीं लगाई जिनके मतलब मरे थे वो हस्बैंड वगैरह, और जो वॉर हुआ उसके लिए भी नहीं लगाया, कोई एक आधे ने लगाया होगा बस गिनती के। बॉलीवुड तो भरा पड़ा इन्फ्लुएंसर से, तो इससे पता चलता है कि पर्सनल लोगों को ज्यादा इन चीजें फायदा दिखता है लोगों को, देश से मतलब नहीं है, पर्सनल फायदे से ज्यादा रहते हैं। पर्सनल रखो, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब आपके पर्सनल प्रोफेशनल सब बंद है, फिर आपको अपना देश ही दिखे, और दिखना भी चाहिए। अगर इस धरती माता अपने को यहाँ पे अपने क्या नाम है हाथों में थमाए बैठी है ना, अपने को चलने का दे रही है, अपने को सांस लेने के लिए दे रही है, यहाँ पे खाने के लिए दे रही है, इस माता के लिए अगर आप जेन्युइन नहीं हो तो आप फिर किस माँ के लिए जी रहे हो आप फिर? तो उस समय तो इस माँ के लिए तो एटलीस्ट आपको बोलना चाहिए था। तो जो वो इस माँ के लिए नहीं बोल सकते तो वो खुद की माँ के भी नहीं है, मैं तो इतना कड़वा सब बोल सकता हूँ। तो वो दोगले हैं फिर वो सर एकदम ऐसे डरावना माहौल बना दो, क्या डरते हैं कि वो ये? तो लॉन्च हुआ ही नहीं ना, तो बना देते हैं। उनसे पहले हम लॉन्च कर देंगे अपना, ये किसी बीच में सेट कर देना ना, जरूरी है कि 5th नंबर पर डालना। हाँ बताओ। तुम्बाड़ी है ना मूवी का नाम? हाँ, तुम क्योंकि वो स्टोरी से सब हर कोई डरता है उस स्टोरी से। सर आपने एक हॉरर मूवी की है तुम्बाड़, और मैंने वो मूवी बहुत पहले देखी थी। कल आज हमारा पॉडकास्ट है, कल रात को भी बैठ के मैंने वो मूवी देखी है। मुझे सर इतना शौक है, मतलब डरती मैं बहुत ज्यादा हूँ, बट हॉरर मूवीज पॉडकास्ट तो अभी बहुत चल रहे हैं, ऐसे कांपते रहो लेकिन देखते रहो, मतलब वो वाला सीन है। तो सर जब ये मूवीज बनती है, जैसे आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम तो सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं ये चीजें, तो जब आप देख के इतना डर रहे होते हैं, तो वो वहाँ जो माहौल होता है, आपको क्या लगता है कि नॉर्मल होता है या फिर सच में ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ? सेट तो देखो मतलब अगर वो वाइब नहीं आएगी तब तक तो कैसे होगा, तो जी पूरा डरावना सा सेट होता है।
और तुम्बाड़ जैसी मूवी में जिसमें इतना डेप्थ में काम किया गया है, इतना चीज़ों को नेचुरल बारिश ली है, वो उन्होंने 6-6 एक-एक सीज़न वेट किया है कि नेचुरल बरसात होगी तभी वो शूट होगा। ओके, हाँ, वो इतना जिसमें बारिश हो रही है नेचुरल बारिश वाला शूट है ना, वो नेचुरल बारिश का शूट है, कोई फेक नहीं है। उन्होंने वेट किया उस शूट के लिए स्पेसिफिक कि यहाँ पे करना है बारिश के टाइम पे कर। तो सोचो कि कितने दिन वेट किया होगा उन्होंने, सेट बैठाए रखा होगा टीम को कि हाँ आज सही वो मौसम है जो करना है। तो नेचुरल चीज़ें हुई है। तो ऐसे सेट में सोचो कि ऐसे डायरेक्टर और ऐसी टीम के साथ में आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वो कैसा माहौल बना देते होंगे। बिल्कुल ऐसे एकदम आपके आसपास हॉरर। ऐसे लगेगा कि आपके पास में भी कोई खड़ा है, ऐसा लगेगा, है ना? इतना माहौल हो जाएगा। सर आपके साथ कोई ऐसा कुछ करते हुए कोई इंसिडेंट? हाँ, नहीं मतलब मुझे कम डर लगता है इन चीज़ों से। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे एक बार लगा था, उसके बाद से नहीं लगता। उस दिन तो मैंने ऐसे देख लिया था कि अगर इस दुनिया में अगर कोई भूत-बात है, तो आज दिख जाओ, वरना उसके बाद में तो तुम्हारी औकात नहीं होगी, मुझे दिख जाओगे तो मैं मानूंगा नहीं फिर। सर आपको शेयर करनी चाहे हमारे साथ में ऐसी कहानी कोई? वो बहुत डरावनी है, देखो, है ना? जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। है ना? रियल स्टोरी है। ओके। मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, है ना? 2008 या 9 की बात है। तो एक कमरा जिसमें 142 नंबर, जिस कमरे में मतलब वो कमरा बंद रहता था, मतलब उस कमरे के अंदर कभी वो नहीं आता, कभी कोई रहने के लिए नहीं आता। हॉस्टल की बात कर? हॉस्टल, हमारे हॉस्टल की, सॉरी, हाँ। तो हॉस्टल के अंदर वो कमरा ऐसा था जो कमरा बंद रहता था, चाहे एक कमरे में, पास वाले कमरे में 4 जने एडजस्ट कर लो, जी। लेकिन वो नहीं खुलता था और हॉस्टल में रश रहता था पूरा। तो हमें जैसे सुनने के लिए मिला कि कोई स्टूडेंट था कोई, है ना, जय सिंह करके नाम, तो उसने सुसाइड किया हुआ वहाँ पे। और मजे की बात देखो कि आउटडोर में वॉशरूम का रास्ता भी उस कमरे से सामने से होके जाता था। ओके। मतलब सीन ही ऐसा था कि वॉशरूम है, सामने से खिड़की है, उसमें से एक पेड़ दिखता है, और वो पेड़ जो है ना, वहाँ पे डिज़ाइन के लिए लाइट्स लगा रखी थी उन्होंने, नीचे कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल वगैरह में लगाते हैं, तो उन्होंने वैसे ही डरावना माहौल कर रखा था। और वैसे हमारे कॉलेज वगैरह में रहता था कि भाई इस रूम में से मतलब आप मत करना छेड़खानी फालतू में। काफ़ी केसेस हुए हैं ऐसे, लोगों को बहुत ज़्यादा दिखे हैं और लोगों ने ऐसा किया। अच्छा। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं मतलब रात में गया, तो मैं जैसे ही उस वॉशरूम के पास से जाता ना, तो हॉस्टल में आप हर किसी को नहीं जानते, तो सडनली जैसे मेरे पास एक बंदा आता है, वो कोई चीज़ मांगता है, ठीक है? तो जैसे सपोज़ करो कि उसने मांगा कि रात में हम पढ़ रहे होंगे तो यार उसकी बुक दे दे तू मेरे को, है ना? तो मैंने उसको बुक दे दी, तो नहीं ध्यान आया 2-3 दिन बाद में, फिर मैं निकल रहा हूँ, तो एक बंदा आता है, मतलब वही बंदा 2-3 बाद में मिल जाता है, तो बोलता है कि यार तेरे पास वो है क्या, मतलब वो स्केल करने वाला वो है, तो कंपास वगैरह? तो मैंने बोला हाँ है, मैंने वो ला के दे दिया उसको। 2-3 दिन हो गए, चीज़ें ले जाता लेकिन दे के नहीं जाते, और मैं उस रास्ते से जाता वॉशरूम करने, और रात में उस समय मैंने नोट नहीं किया कि कोई है कि नहीं। एक दिन सडनली मैंने देखा कि इस बार मिलेगा तो मेरी चीज़ें तो वापस लूँ यार मैं उससे। अच्छा, आप उसको ऐसे पर्सनली मतलब पर्सनली नहीं जानते थे कि मैं कोई, जाके ले आऊँ हाँ, वापस? ले आऊँ वगैरह। हाँ। भाई हमारे सेशंस होते थे, जैसे मेरा स्ट्रीम है ईसीई है, तो 3 सेशन होते हैं, ईसीई के 3 अलग-अलग सेक्शन होते हैं, तो किसी ना किसी सेक्शन में होगा शायद देखा हुआ सा तो लग ही रहा है, तो दे देते हैं, ले लेंगे, पास वाले रूम में तो रहता ही है, वो नंबर बता देता, तो उस रूम में रहता ही, तो इतना तो ट्रस्ट रहता ही है, कॉलेज में खा लेके जाएगा हॉस्टल की, हॉस्टल में वार्डन को बोल देंगे, है ना? तो इतना तो ट्रस्ट रहता है। 4-5 चीज़ें दे दी मैंने उसको, तो मैंने देखा आज अगर मिलेगा तो लूँ तो सही। मैंने पूछ लिया यार बंदा है एक ऐसा करके है, क्लास में मिला नहीं वो बंदा, तो मैं तो चलो लूँ तो सही उससे चीज़। नेक्स्ट टाइम वो मिला, वो मेरे पास आया, वो कोई और चीज़ माँगने वाला, तो जैसे मैंने उसको ये क्या था यार? यार मेरी बिल्कुल ऐसी हालत हो रही है। क्या बोलेगा वो, कैसे माँगेंगे सर उससे? नई स्टोरी थी अभी रिसेंटली की, मैंने थी नहीं। नई वाली थी ये। खतरनाक था भाई ये तो। सर ये क्या था? मेरे को तो समझ बिल्कुल ऐसे आपने सिर हिला दिया। सर ये क्या नया-नया टैलेंट आप ला रहे हो? टैलेंट नहीं है एक्चुअली, इंजीनियर है हम तो कबाड़ी तो थे एक नंबर के, तो बहुत। हमने बहुत कांड किए हुए रहते हैं इंजीनियर्स ने। जितनी मैंने आज तक हॉरर मूवीज देखी है, पॉडकास्ट देखी है, शायद इतना मैं कभी नहीं डरी होंगी जितना मैं आज डर गई हूँ। ये हमने बहुत फ्रेशर्स के साथ में किया है। आते थे, पकड़ लाते थे बच्चे, बैठाते थे, स्टोरी सुना के उनको डराते थे। गंदा वाला डराते थे, माहौल बनाते थे, वो बेचारे की हालत खराब हो जाती थी।
सर तो मतलब आप बहुत शैतान रहे हो, मुझे लग रहा है आप अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मतलब मान सकते हो। सर इस सेशन को हम खत्म करें उससे पहले हम एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो कि एक एक शब्द में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी। डांस और रोमांस स्क्रीन पे क्या ज्यादा पसंद है? रोमांस ऑब्वियसली, मतलब मुझे ज्यादा पसंद क्या है? और भाई साहब मनवाओगे क्या मुझे? मतलब स्क्रीन पे लोगों को क्या पसंद है? डांस पसंद है भाई सर साहब। ये हम भेजते हैं आज मीनाक्षी जी को, ये लाइव बाद में करेंगे, पहले ये छोटी छोटी। मैंने सोचा ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद है, रोमांस। सर एक गाना जिसमें आप खुद को इमेजिन करते हो, मेरा फेवरेट गाना है एक, कौन सा? जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से, ये कैसा तेरा इश्क, मतलब डांस। इश्क है साजना तू हाथों में तो है मेरे, है क्यों नहीं लकीरों में, ये वाला, ये मेरी पूरी जिंदगी है। मतलब जब मैं नहीं था कुछ भी तो मैं यही गाना सुनता, तू हाथों में तो है मेरे लेकिन लकीरों में क्यों नहीं है। सर सबसे ज्यादा इरिटेटिंग डांस स्टेप जो वायरल हो गया हो, किसका? किसी का भी। कच्चा बादाम बोलो कच्चा। अरे एक और भी है, बहुत सारे हैं। आज की रात, पता नहीं कहाँ से मजे ले रहे हो, पता नहीं क्या सेंस सोच के बनाया हुआ उन्होंने। सर ऐसे जब स्टेप आप मतलब ज्यादातर आप देखोगे ऐसे वाले जो गाने आते हैं इनको क्या बोलते हैं? आइटम सॉन्ग्स। आइटम सॉन्ग्स के जो स्टेप्स होते हैं वो मेरे भी ऊपर से जाते आइटम ही होते हैं वो एक नंबर के पब्लिक की नजरों में, बताऊं क्यों? हैं। शब्द से रिलेट ही नहीं करेंगे वो गाने को, जी भावना है ही नहीं उनके अंदर, उनको बस पब्लिक को मजाक कर रहे हैं, बस देना, बस आइटम ही है वो सॉन्ग वास्तव में, वैसे वाले आइटम है वो एक नंबर। बस ऐसे स्टेप देख के आपको गुस्सा हाँ, आता जबकि है? आइटम सॉन्ग कैसा है, कजरा रे लेजेंडरी आइटम सॉन्ग है, ये होता है आइटम सॉन्ग। सर एक सेलिब्रिटी जिसके साथ डांस करना आपका ड्रीम है? डांस करना तो प्रभुदेवा जी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मेरा था सलाह करके एक डांसर है फ्रांस के, मेरा ड्रीम था उनके साथ डांस करूं। मतलब वो उन्होंने फ्लेक्सिबल वाले में मूव्स थे, कंट्रोशन वाले, 48-45 ईयर की एज में भी उन्होंने किए। सर एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसका डांस देख के आपको जलन होती है? डांस देख के किसी को जलन नहीं होती, अच्छा लगता है, अच्छा डांस है तो बहुत अच्छा लगता है, बुरा डांस है तो गंदा लगता थोड़ा सा तो होता है ना यार, मुझे नहीं आता टाइप वाला। है। सेलिब्रिटीज तो उतना ही करते हैं जितना नॉर्मल लोगों को आता है, वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं करते। लास्ट मैसेज किसको किया था सर आपने? मैंने जी कॉल है मेरी वाइफ को, ओके। मैसेज तो पता नहीं शायद किसको किया, याद ही नहीं, बहुत टाइम हो गया शायद मैसेज किया। सर जब आप सेट पे थे उस टाइम तक की शादी भी नहीं हुई थी, तो हम बता सकते हैं कोई क्रश आपका रहा हो? मरवाओगे क्या? ये कोई नहीं है, तो क्या सर शुद्ध शाकाहारी इंसान में। अब होना सर, उस टाइम पे तो मांसाहारी थे, सॉरी। कोई तो रहा होगा। नहीं आपकी हंसी तो आ रही है सर। हाँ, सबसे ये बोलते हो, मैंने देखा आपका पॉडकास्ट। ये मुझे लगता है शादीशुदा इंसानों से मत पूछा करो सच। ये सवाल पूछना है कोई, ऑडियंस आप जवाब दो। ये सवाल डिलीट हो चुका है मेरी लाइफ से। पहली नजर का एक सीक्रेट फैक्ट जो कोई नहीं जानता? पहली नजर सॉन्ग का सीक्रेट फैक्ट ये था कि पहले मैं उस गाने में था नहीं, मेरे को उस डायरेक्टर ने लिया। जब कैमरा बंद होता है तो अजीत सिंह तंवर का असली रूप क्या होता है? वो नहीं पता चलना चाहिए पब्लिक। दो मेरे बहुत करेक्टर है, कैमरा बंद होने के बाद में अलग है अजीत, बिल्कुल अलग है, और कैमरे के बाद बिल्कुल अलग है, लेकिन दिल वही है सेम। सर अगर आपको आपके जीवन पे मूवी बने, अगर आपके जीवन पे, तो आप उसको क्या टाइटल देना पसंद करोगे? अदा, अदा। बिल्कुल। अजीत की अदा। सो बातों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, और लेकिन हम इस पॉडकास्ट को यहीं बंद कर रहे थे कि अब हमारी हालत नहीं है अजीत जी से आगे बातें करने की। बट थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, इतना डांस को डिटेल में आपने जिस तरीके से निखारा है, राजस्थानी डांस को जितना प्यार आपने दिया है, करवाया है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप करवा रहे हो प्यार, एक रिस्पेक्ट आप जो दिलवा रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और लास्ट में आपने जो ये हॉरर वाला जो सीन बनाया, इसके लिए हम ज़्यादा आपको धन्यवाद देना चाहेंगे नहीं चाहिए। कि आपने ये जो अच्छी खासी सर वाली इमेज है मेरी, है ना? मेरे ये अंदर से अपनी रहेगी। मेरे अंदर से वो इंजीनियर वाला बंदा निकाल रहे आपके अंदर का शैतान आप देख लिया है सबने सर। सो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सपना, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे जी बात करके, थैंक यू। अजीत जी, आपने सिर्फ डांस नहीं किया, आपने सोच बदली है। आपने हमें दिखाया है कि जब दिल में जुनून हो तब कोई भी परंपरा, समाज या रुकावट सपनों के रास्ते में नहीं आ सकती। आपकी कहानी उन सब लोगों के लिए एक मिसाल है जो डरे हुए हैं, रुक गए हैं या अपने सपनों के साथ समझौता कर रहे हैं।
मैं तो सिर्फ सपना देख रही थी, पर अजीत जी जैसे लोगों ने तो उन सपनों को जी भी रहे हैं। आपका यहाँ आना हम सबके लिए एक ब्लेसिंग है। हमारी तरफ से आपको नए गीत पहली नज़र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं आपके सपने नए आसमान को छू रहे हो। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक जरा हटके कहानी के साथ। तब तक के लिए सपनों को ना छोड़े, उनको जियो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। जरा हटके टॉक से सपना मनोहर से मैं हूँ आपकी होस्ट सपना। मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।